सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के एक और प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मेरे भाई आपको जो है 4 से 5 सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो है आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं इकोनॉमिक्स का, हिंदी में वो भी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी प्रैक्टिस पेपर्स को, सैम्पल पेपर को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन सैम्पल पेपर से, इन प्रैक्टिस पेपर से एग्जाम में आने की जो क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। आपको क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टाइप के रहने वाले हैं, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज रहने वाली है। सीधे सीधे क्वेश्चन से जो है इन सैम्पल पेपर, इन प्रैक्टिस पेपर से जो है फंसते हैं। मैं वन बाय वन आपको जो है सिस्टमेटिक वे से एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, वो भी हिंदी में करा रहा हूँ। तो प्लीज़ इन प्रैक्टिस पेपर्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि ट्रैक्टर जो है ना, वो कभी भी डैश वस्तु जो है वो नहीं हो सकती। कौन सी वस्तु नहीं हो सकती? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की बात कर रहा है। ट्रैक्टर जो है अंतिम वस्तु नहीं हो सकती। ट्रैक्टर जो है कभी मध्यवर्ती वस्तु नहीं हो सकती। ट्रैक्टर जो है कभी उपभोक्ता वस्तु नहीं हो सकती। ठीक है। और ट्रैक्टर जो है कभी पूंजीगत वस्तु जो है वो नहीं हो सकती। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बताना है, कौन सी वस्तु जो है वो नहीं हो सकती? तो देखिए मेरे भाई, ट्रैक्टर क्या होता है आप सबको पता है, मुझे कोई बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है। तो अगर आपको उपभोक्ता वस्तुओं के सारे उपभोक्ता वस्तुओं के आपको सारे के सारे टाइप पता हैं, तो आप बहुत ही आराम से ये कह सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है कभी भी उपभोक्ता वस्तु जो है वो नहीं होगी। ठीक है। ट्रैक्टर जो है कभी भी उपभोक्ता वस्तु नहीं होगी अंतिम, क्योंकि वो तो रेडी टू यूज है, तो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। तो अंतिम तो हो सकती है मेरे भाई। मध्यवर्ती कभी नहीं होगी, क्योंकि ट्रैक्टर का यूज करके मैं आगे कुछ नहीं बनाऊंगा। पूंजीगत हो सकती है। ठीक है। आ, कभी भी डैश वस्तु जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। मध्यवर्ती किस उसमें हो सकती है? अंतिम भी हो सकती है, मध्यवर्ती भी हो सकती है और पूंजीगत भी हो सकती है। मध्यवर्ती कैसे हो सकती है? मैंने ट्रैक्टर लिया रीसेल पर्पस के लिए, आगे रीसेल कर दिया, दोबारा बेच दिया। तो कोई भी वस्तु जिसको आगे रीसेल पर्पस के लिए किया जाता है वो मध्यवर्ती होती है। ठीक है। अंतिम हो सकती है, मध्यवर्ती हो सकती है, पूंजीगत भी हो सकती है, लेकिन कभी भी उपभोक्ता वस्तु जो है वो नहीं होगी। इसके और में एक और ऑप्शन है। कहते हैं कि अगर 2019 में वास्तविक जीडीपी जो है अगर वो 500 थी और मौद्रिक जीडीपी जो है वो 650 थी, तो कहता है मेरे भाई ये बता दे कि जीडीपी अपस्वायक जो है वो कितना होगा। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है मौद्रिक अपॉन में वास्तविक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो 10 से 10 ये डिडक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 65/50। 5 से काट देते हैं पहले। 5 1 5 0, 5 1 5, एक इधर आ गया 3। ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स जो है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मौद्रिक दे रखा था 650, वास्तविक आपको दे रखा है 500, तो 650 अपॉन में 500 कर दिया, तो ये आ गया आपका 1.3। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है, ये ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दे रखा है। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दे रखा है। यहाँ पर जो है फॉर्मूला यही होता है ना यार, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो यही होता है यार, मौद्रिक अपॉन में वास्तविक। आंसर इसका जो है 1.3 आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में, मैंने बहुत सारे करा रखे, देख लीजिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दे रखा है।
उसके बाद कहता है उसके बाद कहता है कि कोविड की वर्तमान स्थिति में कई बैंकों को वित्तीय आपातकालीन का सामना करना पड़ा होगा। यदि आप एक बैंक के मालिक और आपके बैंक में वित्तीय आपातकाल आ गई है, तो डैश एकमात्र जो है एक ऐसी संस्था है जो कि क्या कर सकती है, जो आपके बैंक को जो है बचा सकती है। तो वो संस्था केंद्रीय बैंक है या वो वाणिज्य बैंक है, कौन सी संस्था है? तो ये तो कोई भी बता देगा कि केंद्रीय बैंक जो है वो संस्था होगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक, सभी बैंक जो है वो वाणिज्य बैंक होते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है, सभी वाणिज्य बैंकों के खाते उसके पास होते हैं, सभी वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद कहता है कि भारत में जो है सिक्के जारी करने वाली जो प्राधिकरण है वो कौन है? सिक्के की बात कर रहा है, सिक्के की। तो भारत के अंदर जो सिक्के हैं वो भारत सरकार करती है, और नोट जो है वो आरबीआई करता है। ये आपको जो है 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार करती है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताना है कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, दो से लेके 2000 रुपये किसके होते हैं हस्ताक्षर, और 1 रुपए के नोट पे किसके होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 रुपए वाला। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कॉलम 1 और कॉलम 2 में बयानों का सही जोड़ों की पहचान करें। तो कहता है विदेशी मुद्रा का एक पूर्ति वक्र, विदेशी मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है वो ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति मतलब पूर्ति वक्र ऐसे होता है। भारत से, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, ये आपको बताना है। क्या ये वाला पेयर जो है ये सही है या नहीं? तो ये पेयर तो बिल्कुल ठीक है, पूर्ति वक्र अपवर्ड ही होता है। तो मुझे बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले फर्स्ट का ए, ये जो है मेरा करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पहचान कीजिए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन हमें जो है इसमें से बताना है, गलत वाला। किसी मुद्रा की विनिमय दर उस मुद्रा के कागज के मूल्य के जो है समान होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विनिमय दर सोने के संदर्भ में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत है। उसके बाद कहता है प्रबंधित तरलशीलता को गंदी तरलशीलता के रूप में भी जो है जाना जाता है। एंड मुद्रा की विनिमय दर, और फिर लिखा हुआ है अधिमूल्यन से विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। ये आपसे जो है ऑप्शन पूछे गए हैं। देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने बोला है कौन सा कथन, अच्छा बेटा यहाँ पे इसने जो है सही वाला पूछा है, सॉरी, कौन सा कथन सही है, सही वाला कौन सा है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, 5th का आंसर जो है वो ये होगा। मैं सोचा यहाँ गलत लिखा हुआ है या सही पूछा हुआ है। पहचान करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही तो ये है, प्रबंधित तरलशीलता को गंदी तरलशीलता भी कहते हैं। एक बारी क्वेश्चन की वर्डिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि वो क्वेश्चन में आपसे जो है क्या पूछ रहा है। उसके बाद कहता है कि शेष विश्व से उधार को, आपने दूसरे देशों से जो है उधार लिया है, लोन लिया है, भुगतान शेष के डैश खाते के डैश उसमें दर्ज किया जाएगा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ, फिक्स है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, ये आएगा ही आएगा। पहली बात तो पैसे आ रहे हैं आपके पास, कल भी बताया था मैंने आपको, पेपर सॉल्व कराया था। आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड, जा रहे हैं तो डेबिट साइड। तो भाई आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड मतलब कि प्लस, जा रहे हैं तो आपका डेबिट साइड बोले तो माइनस। ठीक है, तो भाई पैसे जो हैं वो आपके आ रहे हैं। ठीक है, पैसे जो हैं वो आपके आ रहे हैं। धनात्मक को बेटा क्रेडिट कहते हैं, ऋणात्मक को जो है डेबिट कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला क्या है,
पॉजिटिव वाला क्रेडिट है और नेगेटिव वाला क्या होता है, नेगेटिव वाला डेबिट होता है। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं तो मैंने क्या बोला, आने को होगा धनात्मक। तो भाई ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये तो हटा ही दो, क्योंकि ये तो डेबिट वाले हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचा के पूंजी में आएंगे या चालू में आएंगे, तो आपको चालू खाते के घटक पता होने चाहिए और पूंजी खाते के घटक पता होना चाहिए। तो जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होते वो चालू, जिससे होते हैं वो पूंजी। लोन लिया है, आपके ऊपर बोझ क्रिएट होगा, उधार क्रिएट होगा, पूंजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो सिक्स्थ का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि जी निम्नलिखित समाचार रिपोर्ट को पढ़ें और उसके आधार पे इन सब क्वेश्चनों के जो हैं हमको आंसर दे दीजिए। ये यहाँ पे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लेता हूँ मुझे क्या बिना पढ़े आंसर में इसका दे पाता हूँ या नहीं। तो पहले कहता है मांग की कमी अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल को क्रिएट करती है या अविस्फीतिक अंतराल को क्रिएट करती है, ये बताना है। मांग में कमी मतलब न्यून मांग की स्थिति में, जब मांग कम होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिक अंतराल बनता है या अविस्फीतिक। तो न्यून मांग में क्या बनता है, अविस्फीतिक। अधि मांग में क्या बनता है, स्फीतिक। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। डैश की मांग कोविड की अवधि के दौरान काफ़ी कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। ठीक है, डैश की मांग, तो कह रहा है किस चीज़ की मांग, डैश की मांग कोविड की अवधि में काफ़ी कम हो गई थी। किस चीज़ की मांग, गैर जरूरी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की, दोनों ही चीज़ों की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी गैर जरूरत की चीज़ें थी, क्योंकि उस टाइम पे तो हम केवल वो कंज्यूम कर रहे थे, उस टाइम पे तो हम केवल वो कंज्यूम कर रहे थे जो हमारे को सबसे ज़्यादा नीड थी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेज ने अर्थव्यवस्था में डैश मांग बनाने की कोशिश की है, सही विकल्प चुने। प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेज, अब ये क्या होता है मुझे तो नहीं पता है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेज क्या होता है। तो आपको नहीं पता, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। ठीक है, ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए, ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रस्तावित प्रोत्साहन पैकेज प्रणाली में तरलता को प्रभावित करके मांग उत्पन्न करेगा, मांग उत्पन्न करेगा, मांग को बढ़ाएगा। ठीक है, ये मिल गई आपको आंसर। तो मांग को बढ़ाएगा मतलब मांग को जो है अधिक करेगा। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, नाइन्थ का आंसर हो जाएगा अधिक। ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए, पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। स्फीतिक अंतराल उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, उत्पादन का स्तर नहीं बदलता, सामान्य कीमत स्तर बढ़ाता है, या बी और सी दोनों। तो स्फीतिक अंतराल कब क्रिएट होता है, जब मांग अधिक होती है। ठीक है, जब मांग अधिक होती है, मांग आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब मांग आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में बेटा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये केवल वही बच्चा कर सकता है, ये केवल वही बच्चा कर सकता है जिसने आय और रोजगार का जो निर्धारण वाला चैप्टर है उसका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बेस क्लियर है कि किन्स ने कब क्या बोला है, न्यून मांग में क्या होता है, अधि मांग में क्या होता है, ये केवल वही बच्चा कर सकता है। और एक एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो, एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट सिलेबस आपके लिए, सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई रखी हुई हैं। आप सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो तसल्ली से बैठ के। आप एक बारी वन शॉट वीडियो देख लीजिए, सिंगल 6-7 घंटे में पूरी समष्टि ख़त्म है। आपको बहुत ही ईजी वे में ये चैप्टर समझाया गया है, आपको तभी समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब मांग अधिक होती है तो हम उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, ऐसी स्थिति में केवल प्राइस ही बढ़ते हैं। बी और सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इस चैप्टर को, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने एक एक सब करा रखे हैं।
अब कहता है कि उचित कारणों के साथ हमको ये बताना है कि ये सही है कथन या ये गलत है कथन, ये आपको बताना है। कल्याण के सूचकांक के रूप में जीडीपी की वृद्धि अर्थव्यवस्था में गहरी आर्थिक विभाजन होने पे अपना महत्व खो देती है। इसका मतलब ये होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जीडीपी तथा कल्याण से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था में गहरा आर्थिक विभाजन का क्या मतलब होता है। मतलब कि अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। तो जब आपकी जीडीपी बढ़ती है, अमीर और अमीर होता रहता है, गरीब और गरीब होता रहता है, तो ऐसी जीडीपी बढ़ने का कोई भी फायदा जो है नहीं होता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही दे रखा है, कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। और बी में कहता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा वृद्धि के बिना वास्तविक जीडीपी जो है वो बढ़ सकती है। तो आपको बेटा अगर इसका फॉर्मूला पता हो, इसका फॉर्मूला होता है पी स्टार मल्टीप्लाई क्यू। यहाँ पे प्राइस फिक्स रहते हैं, केवल ये तब बढ़ती है जब क्वांटिटी के अंदर जो है चेंज आता है। क्वांटिटी का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, और वो कह रहा है वो ही नहीं बढ़ेगी। तो ये वाला जो कथन है ये गलत दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा, मौद्रिक का फॉर्मूला होता है पी मल्टीप्लाई क्यू स्टार। यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स रहती है और उसका होता है पी स्टार मल्टीप्लाई क्यू, वास्तविक का। ये वास्तविक का होता है, जिस पे स्टार लगाए वास्तविक का होता है पी स्टार मल्टीप्लाई क्यू। यहाँ प्राइस फिक्स रहते हैं। और उसका होता है आपका P मल्टीप्लाई क्यू स्टार, या क्वांटिटी फिक्स रहती है मौद्रिक में। तो ये कथन गलत है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित कारण देते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसमें भी यही पूछ रहा है। कहता है कि भारतीय मुद्रा की प्रशंसा तब होती है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू की बात तब होगी, हमारी इंपॉर्टेंस तब होगी जब अमेरिकी डॉलर के लिए अधिक रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर $1 70 में मिल रहा था, अगर यही $1 80 में दिया मिलेगा, तो बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू बढ़ रही है, क्या ये इसका मतलब ये है? नहीं, ये बेटा गलत है बिल्कुल। ये तो हमारी जो डॉलर को खरीदने के लिए मेरे को अपनी इंडियन करेंसी में ₹70 देने पड़ रहे थे, अब उसी के लिए ₹80 देने पड़ रहे हैं। इससे तो हमारी मुद्रा की वैल्यू घट रही है। ये गलत दे रखा है, असत्य है। लचीली विनिमय दर IMF के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी बेटा बिल्कुल गलत है। लचीली विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। इसका एक मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखी है चैप्टर वाइज समष्टि की। आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको सिंगल वीडियो में ख़त्म करना है सिलेबस, आपको कुछ ज़्यादा नंबर नहीं लाने, आपको सिर्फ पास होना है, 27 40 50 नंबर लाने हैं। तो आप जो है मेरे भाई वो सिंगल वीडियो भी देख सकते हो, उससे भी आप पास हो जाओगे। मुद्रा की पूर्ति के घटकों को समझाइए कि मुद्रा की पूर्ति के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं। तो मुद्रा की यहाँ पे बेसिकली आपसे M1 के घटक पूछ रहा है। तो जनता के पास करेंसी, ये आप लिख दीजिएगा, जिसमें नोट भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं। और वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट, C+DD, ये होता है जी मुद्रा की पूर्ति के घटक। उसके बाद कहता है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मैं न्यूमेरिकल का भी एक सेपरेट वो बना दूंगा चाहो तो। एक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि का 75% उपभोग पे खर्च किया जाता है। आय में वृद्धि का 75% उपभोग पे खर्च किया जाता है। मतलब कह रहा है कि
ये बेसिकली बेटा आय में वृद्धि का 75% उपभोग पे खर्च किया जाता है। आपको एमपीसी का मीनिंग पता होना चाहिए। एमपीसी का मीनिंग क्या होता है? ये बढ़ी हुई आय का आप कितना पोर्शन उपभोग करते हो। तो कह रहा है बढ़ी हुई आय का 75% तो उपभोग होता है। तो 75% कितना हो गया मेरे भाई? 0.75। ठीक है, तो एमपीएस कितना हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा मेरे भाई 0.25। ठीक है, अब वो कहता है कि निवेश 10,000 करोड़ से बड़ा है। डेल्टा आई जो है, कहता है 10,000 करोड़ है डेल्टा आई। तो कहता है आय में कुल वृद्धि, आय में कुल वृद्धि मतलब कि डेल्टा वाई बता एक तो कितना है, और उपभोग में कुल वृद्धि डेल्टा सी बता कितना है। आपको कुछ नहीं करना, के का फॉर्मूला लगा दीजिए 1/में MPS। कई बार क्वेश्चन कर चुके हम। के की वैल्यू जो है वो तो आ जाएगी 4। अगेन के का दूसरा फॉर्मूला लगा दीजिए डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए आई की वैल्यू 10,000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे 40,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया डेल्टा वाई। उपभोग में कुल वृद्धि बता दीजिए कितनी है उपभोग में। आपको कुछ नहीं करना, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा वाई। MPC कितना बेटा है? 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी एंड इट विल बी 40,000। 40,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40,000 को इससे बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 30,000। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद कहता है इसके और में क्वेश्चन दे रखा है उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति का अर्थ, मतलब एमपीसी का क्या मतलब होता है वो बता दीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीमांत प्रवृत्ति के साथ इसका क्या संबंध होता है। मतलब बेसिकली पहले एमपीसी की आपकी डेफिनेशन पूछ रहा है और इसका एमपीएस के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो आपसे जो है बेटा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब ये कहता है एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, पहले हम देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। चर्चा करें कि समाचार रिपोर्ट में उपयुक्त मौद्रिक उपकरण अतिरिक्त मांग और कमी की मांग की स्थिति को ठीक करने में कैसे सहायक है। आपको बेटा पहले ऊपर पढ़ना पड़ेगा कि किन उपकरणों की बात हो रही है। ये बेटा फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में। न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो कहता है कर्नाटका बैंक के सीईओ कहते हैं सीआरआर कटौती से बॉटम लाइन सुधरेगी। सबसे पहला कौन सा टूल है? सीआरआर। निजी ऋणदाता कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर को 100 आधार अंकों से दिया है 4% से 3% तक बैंकों को निचली रेखा में सुधारा है। बेटा इस पूरे पैराग्राफ में सीआरआर की बात चल रही है। सीआरआर की आपको ये बताना है कि न्यून मांग की स्थिति में और अधिमांग की स्थिति में सीआरआर का आरबीआई किस तरीके से यूज करता है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट सब पता होने चाहिए। फिलहाल इसके अंदर सीआरआर की बात करी गई है। तो जब अधिमांग होती है सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, जब न्यून मांग होती है तो सीआरआर को घटा दिया जाता है। कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, सेंट्रल बैंक की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। इसके सारे फंक्शंस के फिक्स क्वेश्चन है, घर से लिख के ले जा सकते हो। इसके सारे टूल्स के कैसे किन उपकरणों को कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, तो ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए जो 18 तारीख को आएंगे। इम्पॉर्टेंट मेरे भाई, मैं ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी बुक की पूरे छटे हुए क्वेश्चनों की ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। 18 तारीख के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
वहाँ पे जाके आप उन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में आप बार बार कह रहा हूँ घर से लिख के लेके जा सकते हो, आएगा ही आएगा, ये तय है ये क्वेश्चन। जीडीपी की किसी देश के कल्याण के सूचक के रूप में कुछ सीमाएं होती हैं। इस बार इसने सारी की सारी पूछ ली। 4 इसकी सीमाएं होती हैं। जीडीपी की रचना, जीडीपी का वितरण, गैर मौद्रिक लेन देन और बाह्यताएं। 4 पॉइंट होते हैं। 4 में से या तो चारों ही पूछ लेगा, या बेटा एक तो फिक्स है, गारंटीड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी फिलहाल इसने जो है चारों की चारों पूछ ली हैं। बी पार्ट में ये कहता है, बी पार्ट में ये कहता है किसी फर्म द्वारा वकील को फीस का भुगतान उचित कारण सहित बताइए कि इस धनराशि को भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा या इसको जो है भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो किसको ऐड करना है और किसको ऐड नहीं करना है। सपोर्ट मटेरियल में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें एक में 20 से 22 पॉइंट है और दूसरे एक राष्ट्रीय आय का, एक घरेलू आय का है। मैंने प्रॉपर आपको करा रखे हैं, जो सिंगल वीडियो मैंने बना रखी है 5 घंटे की, उसमें मैंने सारी चीज़ बता रखी है। सिर्फ वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये भी वहीं से पूछा गया है और वहीं से ही आएगा, ये तय है, ये फिक्स है। उसके अलावा उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ये मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती वह है ये, ठीक है। तो किसको, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसको ऐड करेंगे और किसको ऐड नहीं करेंगे। इसमें हमें निविल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। स्वनियोजितों की मिश्रित आय दे रखी है, तो किराया ब्याज देखिए सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक 3000 है, ठीक है, और 8000 वो है। तो देखिए बेटा हमें निकालना है, देखिए पहले तो मैं ये जोड़ लेता हूँ, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, किराया ब्याज लाभ, ये सारे एक साथ दे रखे हैं, ठीक है। और स्वनियोजितों की मिश्रित आय कितनी है, 8000, 8000, 9000, 10 11 12, 12, 12700, 12700 और 12700, 13400, इन सबको प्लस कर लीजिए भाई, कितना आ जाएगा, 13400। नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, किनको प्लस करना है किनको माइनस करना है, ये कैसे मैं कर रहा हूँ, एक सिंगल वीडियो, सेपरेट वीडियो, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सब बना रखी है। आपको बस देखने की आवश्यकता है। एक एक टफ से टफ क्वेश्चन, TR जैन का एक एक अनसॉल्व क्वेश्चन, कितना भी टफ से टफ हो, उत्पाद विधि का, आय विधि का, व्यय विधि का एक एक क्वेश्चन करा रखा है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस देखने की है, टाइम निकालने की ज़रूरत है। प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि सर मेरे से नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझे आय और रोजगार के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, आपको फिर सब आने लगेंगे। 13400 ये आ गया NDP एट FC। अब मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ, NNP एट FC निकालना है मुझे, और मेरे पास NDP एट FC है। NP का फॉर्मूला हो गया DP प्लस NFI। ये केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरी क्लास लेते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रही है। NFI ये दे रखा है को वाला, तो बेटा इसको कर देंगे हम माइनस का 60, तो ये हो जाएगा 400 में से 60 गए, 13300, 13 13 13340 ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ जी, ऊपर देख लेते हैं और कुछ तो नहीं दे रखा बेटा आपको। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि निम्नलिखित मदों को राजस्व और पूंजीगत में वर्गीकृत करिए, बताइए कौन सी राजस्व है और कौन सी वो है। आर्थिक सहायता सब्सिडी, ऐसी तो लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होता, राजस्व है। सरकार द्वारा अनुदान, ये भी क्या है आपका राजस्व है। स्कूल भवन का निर्माण, बिल्डिंग एसिड बन के आएगा, पूंजीगत है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, कौन सी राजस्व है, कौन सी पूंजीगत है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था में कहता है कि भारत में रेल की शुरुआत जो है, भारत में रेल की शुरुआत जो है कब हुई। देखिए ऑप्शन ये दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आपको जब ऐसे दोनों ऑप्शन मिल जाए ना तो 1853 पे ही लगाना। 1853 जो है वही इसका करेक्ट है, तभी चली थी एक्चुअल में, ठीक है। कहीं कहीं 1851 ये भी दे रखा है, तो आप 1853 ही लगाना, ठीक है। 1853 में चली थी। इंडियन इकोनॉमी का सारा डेटा चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कौन कौन सी डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है। बस आपको देखने की ज़रूरत है। आपको कोई भी वीडियो ना मिले मेरे भाई एग्ज़ाम टाइम में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ भी अगर आपको ना मिले, आप तुरंत मुझे, क्योंकि पेपर वाले दिन में आपको तुरंत कमेंट करेंगे आप कि सर मेरे को ये वीडियो नहीं मिल रही है, आपको कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा जो भी वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। और उस वीडियो को भाई आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका ये जो भी वीडियो देख रहे हो, आप इन वीडियो को शेयर कीजिए। और भाई सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपने कब वीडियो अपलोड करी, मेरे पास आया ही नहीं। तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपके पास रोज़ वीडियो आएंगी, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो आती हैं तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में कि डैश जो है वो एक अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों को इस तरीके से उपयोग किया जाता है कि सामाजिक कल्याण जो है वो अधिकतम हो। कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें समाज के कल्याण पे ध्यान दिया जाता है? तो मेरे भाई वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किस उद्देश्य के लिए काम करती है? दो कथन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। पहले देखते हैं, कहता है सही विकल्पों में से एक चुने, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, एक और दो को। नीचे दिए गए सही विकल्पों में से, सही विकल्पों में से एक चुने, कोई एक बताना है कि भाई कौन सा विकल्प जो है इसमें से ठीक है। क्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पंचवर्षीय योजना ने बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को एक बड़ा धक्का दिया। मेक इन इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देगा। और इसमें और क्या दे रखा है, नीचे कुछ दे रखा है क्या? विकल्प कथन एक और दो सत्य है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कथन एक और दो असत्य हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बेटा, इसका जो आंसर है, देखिए, पंचवर्षीय योजना ने बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को बड़ा धक्का दिया। और मेक इन इंडिया, बेटा दोनों ही कथन जो है यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा ये, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए। आर्थिक और सामाजिक समानता को नियोजन का प्रमुख लक्ष्य जो है माना जाता था, ठीक है। मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण लोगों की वास्तविक आय जो है वो कम हो जाती है, ये भी ठीक है। दोनों चीज़ें बेटा बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। मतलब जब महंगाई होती है, दूसरे वाले में कहता है कि जब महंगाई होती है तो लोगों की जो रियल इनकम होती है वो कम हो जाती है। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मेरी इनकम 10 रुपये है और एक पेन 2 रुपये का आता है, ठीक है। तो मैं कितने पेन खरीद सकता हूँ बेटा? मैं 5 पेन खरीद सकता हूँ, ठीक है, 10 रुपये में। अब वही पेन हो गया भाई 3 रुपये का। अब मैं बेटा 5 पेन नहीं खरीद सकता, अब मैं सिर्फ 3 ही पेन खरीद सकता हूँ 10 रुपये के अंदर। तो मेरी रियल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। मतलब जिस चीज़ से मैं पहले 5 क्वांटिटी खरीद पा रहा था,
अब उसी चीज़ से मैं सिर्फ 3 ही क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ। मेरी रियल इनकम जो है वो अ, वो जो है मेरी कम हो गई है। ठीक है, तो दोनों ही कथन ठीक है। इसका भी आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, का। ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद कहता है जीबीडी। जीबीडी का मतलब होता है जनरल बर्डन ऑफ जनरल बर्डन ऑफ डिजीज। तो बेटा इसका मतलब होता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। तो ये तो गलत दे रखा है, तो गलत जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जोड़े यहाँ पे बनाने हैं कि क्या वन चाइल्ड पॉलिसी भारत ने अडॉप्ट करी थी? नहीं, भारत ने अडॉप्ट नहीं करी थी। ठीक है, इम्यून सिस्टम फार्मिंग का चीन ने अडॉप्ट किया था। हाँ, तो सही वाला, सही का चयन करना है हमें। बेरोजगारी विकास चीन, ये गलत है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी गलत है, ये सही है। डी का 4, ये जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही पेयर 22वें का। उसके बाद कहता है चीन ने जो है भारत और पाकिस्तान को डैश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया। प्राथमिक में, विनिर्माण में और तृतीयक में, इसमें से किस में चीन ने किस में पीछे छोड़ दिया? वैसे तो भाई सभी में पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह विनिर्माण। चीन ने तो भाई सभी में पीछे छोड़ रखा है, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक हो, कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में चीन बहुत ज़्यादा जो है आगे है। अब कहता है ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़िए और उसके बेस पे 24 से 27 तक के क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ, अगर मुझे आता होगा तो ठीक है, वरना हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो 24 में क्वेश्चन में कहता है कि डैश कृषि से अन्य संबंध गतिविधियों के लिए कर्मचारी को एक पारी से संबंधित है मोनोक्रॉपिंग या विविधीकरण। मतलब कि डैश कृषि से अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की एक पारी से संबंधित है। इस यहाँ पे क्या है बेटा, विविधीकरण। इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे ना, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि विविधीकरण का मतलब क्या होता है। कह रहा है विविधीकरण के दो पहलू होते हैं, एक तो फसल के पैटर्न में परिवर्तन से संबंधित होता है और दूसरा कृषि से कार्यबल की शिफ्ट से संबंधित होता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है और पूरे पैराग्राफ में विविधीकरण की बात की गई है। ठीक है, फिर कहता है कि पशुधन डैश गतिविधियों की श्रेणी में आता है। पशुधन की बात कर रहा है। पशुधन संबंधित गतिविधियों की श्रेणी में आता है या विविधीकरण की श्रेणी में आता है। मतलब ऊपर आप देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे संबंधित। इसका मतलब होता है बेटा, देखो गैर कृषि क्षेत्र, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि, और ये सब गैर कृषि के क्षेत्र होते हैं। तो इसको कहते हैं गैर कृषि क्षेत्र कह लीजिए, ये विविधीकरण नहीं है। ठीक है, ये गैर कृषि क्षेत्र होते हैं संबंधित, ये विविधीकरण के उसमें नहीं है। उसके बाद कहता है विविधीकरण ग्रामीण लोगों को डैश विकल्प प्रदान करता है। कौन सा विकल्प प्रदान करता है? आजीविका का। इससे लोगों की साइड बाय साइड इनकम जो है, ये कह सकते हो भाई, आय में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि, इससे वृद्धि होती है लोगों की इनकम। डैश मौसम में जिन क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहाँ रोजगार मिलना मुश्किल है। खरीफ या रबी, ये दोनों फसलें आपको जो है पता होनी चाहिए क्या होती हैं, और इसके उदाहरण भी पता होने चाहिए। कई बार इसमें जो है एग्ज़ाम में उदाहरण वगैरह भी जो है ये भी आपसे पूछ लेता है। खरीफ फसल, रबी फसल, इनका टाइम पीरियड सब आपको पता होना चाहिए। तो रबी मौसम में जो है ऐसा होता है। जीडीपी बढ़ने पर आर्थिक विकास होता है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो ही विकास होगा। मान्य कारणों के साथ बयान का बचाव करें कि क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है।
ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब बेटा जीडीपी बढ़ती है तो ही तो विकास होगा। जी, बिना कहीं देखा है ऐसा जहाँ जीडीपी ना बढ़ रही हो वहाँ विकास हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिकों के बीच अंतर बताइए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औपचारिक क्षेत्र भी लिख सकता है श्रमिकों की जगह, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। बुक से भी आप इसको देख सकते हो, औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है 29 क्वेश्चन में, भारत में कृषि ऋण में चुनौतियों के बारे में संक्षेप में समझाइए कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम जो है, इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं लोन लेने में, रूरल एरिया के अंदर लोन लेने में किसान जो है क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। बेसिकली बेटा इसमें यहाँ पे आपको सीमाएं बतानी है, हमें यहाँ कमियाँ बतानी हैं रूरल बैंकिंग की, एक तरीके से कि रूरल बैंकिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि वो गरीबों तक लोन नहीं पहुंचा पाता, जिसको ज़रूरत होती है वहाँ लोन नहीं दे पाता, किसान मजबूर होकर अब भी गैर संस्थागत स्रोतों से लोन लेता है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे की पनी नीतियों के माध्यम से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा किया। दिए गए कथन की जो है व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे की पनी नीतियों के माध्यम से, बुनियादी ढांचे की मतलब उन्होंने रोड बनवाई, ब्रिज बनवाए, रेल लेकर आए, ये सब चीज़ें की जो उन्होंने, तो वो उनका उद्देश्य केवल अपना फ़ायदा करना था। बुनियादी ढांचे का मतलब हो गया ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, सड़क, रेल, बंदरगाह, रेल, टेलीग्राम पोस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके पीछे केवल अपना फ़ायदा करना था, इससे इनको क्या फ़ायदा होगा। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए वो अ, रेल लेकर आए, अपने फ़ायदे के लिए रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। 1991 से पहले लघु उद्योगों की सुरक्षा और बड़े पैमाने के उद्योगों का विनियमन परिचित था। दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। बेटा फिक्स क्वेश्चन है, घुमा के ऐसी लैंग्वेज दे रखी है बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपसे आयात प्रतिस्थापन की नीति जो मैं आपको बता चुका हूँ, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, उसके बारे में आपसे पूछा गया है, वो बताना है आपको कि बिल्कुल कथन बिल्कुल ठीक है। पहले हम जो है घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस नीति को हमने अडॉप्ट किया था। वैश्वीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण क्या होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था के समीप लाना, और इसके परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण की व्याख्या कीजिए। आउटसोर्सिंग, सपोर्ट मटेरियल का सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से सीधा सीधा फंसता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो काम हम खुद कर सकते हैं, वो काम जब हम खुद ना करके दूसरों से करवाते हैं उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, बाह्य प्रापण। भारत आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है, सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, जो कि दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं है। पूरा सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाए गया है। मान्य तर्कों के साथ भारत, पाकिस्तान और चीन के आंकड़ों की तुलना करें और उसका विश्लेषण करें। ये जो तुलना और विश्लेषण वाला होता है क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फ्री के नंबर है मेरे भाई आपके लिए, फ्री के जिसको कहते हैं। बस आपकी एक्सप्लेनेशन में ये डेटा आना चाहिए, आप कुछ भी लिख दो आपको नंबर मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है भारत के प्राथमिक क्षेत्र में इतना परसेंट था, वहीं पाकिस्तान में इतना है, चीन का इतना है, कंपेयर करते रहा, द्वितीयक में इतना है, इसका इतना, इसका इतना, तृतीयक में इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, बस ये हो गया जीडीपी का। सेम ऐसे ही रोजगार का, बस आपको अपने कंपैरिजन में ये डेटा का यूज़ करना है और लिख देना है, रात इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ये इसको ऐसा है, इसका वैसा है। फ्री के नंबर हैं ये, फ्री के आप कह लीजिए, फ्री के नंबर जो होते हैं फ्री, जैसी भी एक्सप्लेनेशन दोगे आपको इसके नंबर मिलेंगे, मतलब इससे आसान चीज़ कुछ है ही नहीं, ये समझ लीजिए। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 33 पे, गरीबी की चुनौती को पर्यावरणीय गिरावट की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
मान्य कारणों के साथ दी गए कथन के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आ, ये बेटा आपसे बेसिकली जो पूछा गया है क्वेश्चन, गरीबी की चुनौती को पर्यावरणीय गिरावट की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मान्य कारणों के साथ दिए गए कथन का वो कीजिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो निर्धनता रेखा वगैरह से जो नीचे लोग रहते हैं, अब वो बेटा खाना वगैरह बनाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ियों वगैरह का यूज़ करते हैं, पेड़ वगैरह काट लेते हैं और फिर उससे अपना जीवन यापन जो है करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं जो रूरल एरिया के अंदर जो है लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है। गरीबी की चुनौती को, मतलब अगर गरीब है तो बंदा भाई एलपीजी सिलेंडर वगैरह तो नहीं ले सकता, वो तो ऐसे ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता है और उसी से खाना वगैरह सब कुछ बना लेता है। तो कह रहा है, तो कहता है गरीबी की ये जो चुनौती है, गरीब लोग जो भी करते हैं, पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो जो नुकसान जो पहुंचा रहे हैं गरीब लोग, पर्यावरण गिरावट की तुलना में उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हाँ जी, ये चीज़ जो है ठीक है, अगर आपको गरीबी ख़त्म करनी है तो आपको पर्यावरण को नुकसान जो है देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जो है लिखना है। तो हाँ भाई ठीक है, आपको इसमें खुद बना के लिखना है, इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। गरीब लोगों तो ये करेंगे, अबे भाई वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तभी तो वो मजबूर है बेचारा, वो चीज़ कर रहा है, वो एलपीजी सिलेंडर नहीं ले सकता, तभी तो मजबूर होकर वो पेड़ काट रहा है। सतत विकास एक दैनिक जीविका गतिविधि के रूप में लिया जाने वाली एक प्रक्रिया है। मान्य कारणों के साथ दिए गए कथन का जो है औचित्य दीजिए, ठीक है। दैनिक जीवन गतिविधियों के रूप में, बेटा सतत विकास दैनिक जीवन का मतलब आपकी जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा चेंज कर रखी है। सतत विकास पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और सतत विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कथन गलत दे रखा है, ठीक है। सतत विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक दिन में अचीव कर लो, डे टू डे से अचीव कर लो। सतत विकास लॉन्ग रन में जो है अचीव होता है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें उसमें हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें आपको खुद आपको बना के लिखना है, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये कोई एक दिन में अचीव करने वाली चीज़ें नहीं है। इसके लिए आपको जो है ये कभी भी एक दिन में हासिल नहीं कर सकती, लगातार हमको जो है इसमें प्रयास करने पड़ते हैं। दैनिक जीवन में हमें कई सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसका इफेक्ट लॉन्ग रन में पड़ेगा, तब जाके हम सतत विकास को अडॉप्ट कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक बाहरी नौकरियों में पलायन करने के लिए अनिच्छुक क्यों है। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है, जो रूरल एरिया के अंदर जो महिला है, महिला श्रमिक है, वो बाहर नौकरियां करने क्यों नहीं जाती। वो कहते हैं नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, शहरों वगैरह में नहीं जाएंगे, जो करेंगे हम यहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो अनएजुकेटेड होती हैं, ठीक है, अनस्किल्ड होती हैं, अनट्रेंड होती हैं। तीन रीज़न है इसके, अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और अनट्रेंड, ये इसके कई। और फैमिली की उन डिसीज़न लेने वाले वो खुद नहीं होते हैं, जो उनके घर में जो उनके हस्बैंड कहते हैं काम करना है या नहीं करना, जाना है या नहीं जाना, डिसीज़न लेने वाले वो नहीं होते। जो उनके हस्बैंड बोलते हैं, जो उनकी फैमिली बोलती है, वो बताते हैं काम करना है या नहीं करना, बाहर जाना है या नहीं जाना, उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता। इस वजह से वो पलायन करने में क्या करते हैं, अनिच्छुक होते हैं। एक डेटा दे रखा है आपको, निम्नलिखित तालिका के आधार पर देश के व्यावसायिक ढांचे के इसका विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पहले लिखना है 1950-51 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र में इतने लोग लगे हुए थे, अब इतने लोग लगे हुए हैं, इसका प्रतिशत जो है समय के साथ साथ जो है वो घटा है। सेम ऐसे ही द्वितीयक की और सेम ऐसे ही तृतीयक की एक्सप्लेनेशन जो है देंगे। ये टिप्पणी और विश्लेषण वाले क्वेश्चन आपके लिए फ्री के नंबर है मेरे भाई, और फ्री के हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपका एक्सप्लेनेशन में ये वर्डिंग आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। सही और गलत बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल का उच्च प्रतिशत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में उच्च योगदान का सुझाव देता है। जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कथन जो है
वो गलत दे रखा है। कह रहा है कि अगर गांव में लोग ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ से तो जीडीपी का पोर्शन भी ज़्यादा आएगा, नहीं, वहाँ से जीडीपी का पोर्शन कम आता है। कार्यबल जो है वो कुल जनसंख्या और नहीं के बीच का अंतर है। कार्यबल कुल जनसंख्या और नहीं के बीच का अंतर है काम नहीं कर रहे व्यक्तियों की। मतलब कार्यबल, कार्यबल का फॉर्मूला आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कार्यबल का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल जनसंख्या में से अगर मैं डिडक्ट कर दूं वो बंदे जो काम नहीं कर रहे हैं, तो डिडक्ट तो नहीं, डिवाइड से होता है इसका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भंडारण के अभाव से किसानों को राजस्व की हानि होती है, पैसे की हानि होती है। भंडारण मतलब स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी से, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर सरकार स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड कराती है तो ये अपना जो भी गेहूँ वगैरह जो भी इनका अनाज उत्पादन होता है वो यहाँ पे रखते हैं, ताकि जब प्राइस बढ़ेंगे तो मैं इसको सेल कर पाऊँ। अगर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं देंगे, आपको स्टोरेज नहीं होगा इनके पास, तो इनको अपना उत्पादन ऑन द स्पॉट बेचना पड़ेगा, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं होती। राजस्व का मतलब होता है रिवेन्यू। स्टोरेज होता है तो प्राइस तब बेचेंगे जब प्राइस हाई होंगे, ये इनके लिए एक एडवांटेज है। 2 गलत हैं, 1 सही है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एक और प्रैक्टिस पेपर। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी वीडियो ना मिले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।